जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हिंदी एस्पिरेंट में। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं नवीन कुमार की तरफ से और हिंदी एस्पिरेंट की फैमिली की तरफ से। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक आयरलैंड के संविधान से यह ग्रहण किया गया है। तो क्या है, इस पर मेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको लाए जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक ना। इसमें समाजवादी उद्देश्य क्या है, गांधीवादी, उदारवादी जैसी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है नवीन कुमार। तो आते हैं आज पॉलिटी के सीरीज में हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं एक ही पेज में जानूं कि डीपीएसपी को किस प्रकार देखा जा सकता है, तो इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसकी चर्चा की गई है। आयरलैंड के संविधान से यह ग्रहण किया गया था और इसकी जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है वह अबाध योग है या फिर गैर न्यायोचित है। कुल मिलाजुला कर कह सकते हैं कि संविधान का यह जो प्रावधान है ना, यह न्यायालय में लागू नहीं हो सकता, मतलब कि न्यायालय में प्रवर्तनीय या इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इस आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि डीपीएसपी में ये सारी बातें कही गई हैं और राज्य लागू नहीं कर रहा है। क्या है ये? तो राज्यों को दिया जाने वाला एक प्रकार का निर्देश है जिसको ध्यान में रखकर राज्य नीति निर्माण का काम करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, मतलब कि सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को जो है आगे बढ़ाना, इसकी जो है स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इससे संविधान संशोधन भी कुछ जुड़े हुए हैं। तो खैर यहां पर मैं एक ही पेज में बताते चलूं आपको, लेकिन बाद में मैं डिस्कस करूंगा पूरा होल डिस्कशन। 42वां संविधान संशोधन 1976 जुड़ा हुआ है, 44वां, फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। तो ये सब सारे संशोधन संविधान के जुड़े हुए हैं डीपीएसपी से, ठीक ना भैया। तो सवाल है कि क्या मेंस के क्वेश्चन इस पर क्या बन सकते हैं और मेंस के क्वेश्चन क्या आए हुए हैं, वो सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं मेंस का, तो कह रहा है कि निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों की संवैधानिक स्थिति की तुलना करनी है, ठीक है ना। तो संवैधानिक स्थिति मतलब कि जो है यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है और यह जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। यह जो है भाग 4 का में दिया, भाग 4 में दिया गया है और यह भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार, ठीक है ना। और मूल अधिकार को जो है न्यायालय में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 236 के माध्यम से हाई कोर्ट में। लेकिन यह अनुच्छेद 37 जब आप पढ़ेंगे तो कहा गया है सीधा कि न्यायालय में यह डीपीएसपी जो है वह परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब लागू नहीं होगा। कोई इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता है कि न्यायालय की बातों को या निर्देशों को राज्य इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो इंप्लीमेंट जो सरकार के द्वारा लागू करनी होती हैं, ऐसी हमको बाध्यता दिखाई पड़ती है। जैसे कि आपको जो है जब आप अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे, ठीक है ना, मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन, या फिर जो है एक अनुच्छेद, अच्छा सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 बी और सी, मतलब कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि जो भौतिक संसाधन है उनका संवितरण हो, विकेंद्रीकरण हो, केंद्रीकरण ना हो, ठीक है ना। तो उसको अगर करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए राज्य को अगर अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 का वायलेशन भी करना पड़े तो उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो खैर इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, मैं यहां पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त डिस्कशन कर दिया कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपका कह रहा है। फिर कह रहा है कि निर्देशक तत्वों को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है। तो भैया जो निर्देशक तत्वों में बातें की गई हैं उसके ऊपर कानून बनाइए ना। तो बनाया गया कानून, जैसे अनुच्छेद 48 में आपका जो है पर्यावरण से संबंधित अनुच्छेद 48 का में, ठीक है ना, तो उससे संबंधित कानून भी बनाया गया, जैसे मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। या फिर मैं कहूं कि जो है जैसे तमाम प्रकार के जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, इस पर भी कानून बनाया गया है, ठीक है ना। तो जैसी सारी चीजें जो है इंप्लीमेंट करने का काम राज्य के द्वारा किया गया है। खैर शिक्षा को लेकर, शिक्षा अधिनियम को लेकर जो है तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए, जैसे कि अनुच्छेद 45 को लेकर। खैर राज्य को बाध्यकारी न्यायालय में विचार के अयोग्य निर्देशों संबंधी संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए, प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो यह कह रहा है कि एक तो राज्यों को बाध्यकारी न्यायालय में विचार के अयोग्य कोई, देखिए डीपीएसपी में कुछ ऐसे जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जो राज्य के लिए कहीं कहीं बाध्यकारिता उसकी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना, उसको इंप्लीमेंट करना होता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप में वो बाध्यकारी हमको दिखाई पड़ता है। लेकिन खैर उसको इस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं ले जा सकते हैं कि राज्य इसको लागू नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको यहां पे बताते चलूं कि जैसे जब आप अनुच्छेद 39 बी और सी पढ़ेंगे, जब आप अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, जब आप अनुच्छेद 39 घ पढ़ेंगे समान कार्य के लिए
लिए समान वेतन। जब आप जो है अनुच्छेद 48 का पढ़ेंगे, पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो ये सब सारी चीजें राज्य कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाया है और राज्य की एक बाध्यकारिता हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी यह न्यायालय में अयोग्य है निर्देश, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर कुछ डिस्कशन करना है आपको। इस क्वेश्चन में चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो भारत को राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रदत्त अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, मतलब कि समान नागरिक संहिता का अभिनियमित करने से रोकता है। तो जब हम अनुच्छेद 44 पढ़ाएंगे समान नागरिक संहिता, तो उसमें डिटेल से पूरा एक क्लास इसका लेंगे अलग से, ठीक ना, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर कह रहा है कि भौतिक संसाधनों के संकेंद्रण पर रोक लगाना संवैधानिक प्रावधान है, फिर भी विभिन्न रिपोर्टें बताती हैं कि धन का संकेंद्रण भारत में एक बड़ी समस्या है। कारणों की चर्चा करें तथा अपने उपाय सुझाएं। मैं यहां पे आपको बताते चलूं कि वैश्विक असमानता रिपोर्ट जारी की जाती है, या फिर जो है ऑक्सफैम एक रिपोर्ट जारी की जाती है, या फिर मैं यहां पर ये भी आपको बताते चलूं कि जो सोशियो एंड इकोनॉमिक सेंसस हुआ था वर्ष 2011 में, तो वहां पे यह पाया गया कि जो शीर्ष 1% जनसंख्या है, टोटल भौतिक संसाधनों का 51.5%, टोटल 1% शीर्ष जनसंख्या उसके पास संकेंद्रण है, ठीक ना। तो मतलब रिपोर्टें बताती हैं कि संकेंद्रण तो है, लेकिन एक तरफ मतलब कि संवैधानिक प्रावधान है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39 बी और सी के माध्यम से, कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना होने पाए, मतलब उसको रोक लगाना है, ठीक ना। तो खैर इसको डिस्कस करना है, आप डिस्कशन करेंगे। फिर संविधान के निर्माण में गांधी की भागीदारी ना होने के बावजूद भी संविधान के विभिन्न भागों में गांधीवादी विचारधाराएं दृष्टिगोचर होती हैं, स्पष्ट कीजिए। मैं आपको समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी तीनों चरण पढ़ाऊंगा, तीनों सिद्धांत पढ़ाऊंगा कि तीनों सिद्धांत के कौन कौन से तथ्य जो है हमको डीपीएसपी में दिखाई पड़ते हैं। तो गांधी में हम आपको पढ़ाएंगे जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो गया, कुटीर उद्योगों से संबंधित हो गया, या फिर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो गया, या फिर अनुच्छेद 46 जो है मतलब कि SC ST के सुरक्षा और उनके जो है आगे बढ़ाने के लेकर प्रावधान को लेकर हो गया। जैसी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस डीपीएसपी में। क्या आपको लगता है कि निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंध राजकोषीय घाटे की चुनौती के रूप में उभर सकता है? तर्क संगत व्याख्या कीजिए। देखिए मेरा एक्चुअली मैं भी इस पर काफी वर्क किया हूं, मेंस के क्वेश्चन या मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर, तो मैंने क्वेश्चन बनाया, इसको इकोनॉमी से मैंने कोरिलेट कर दिया। मतलब कि निर्देशक तत्वों के कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो समाजवादी उद्देश्यों को लिए रहते हैं, ठीक ना। मतलब कि कुल मिला जुला कर डीपीएसपी में समाजवादी हमको जो है एक उद्देश्य नजर आता है राज्य का। तो समाजवादी उद्देश्यों को लागू करने के लिए जायज है कि सरकार को जो है जनता के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर तमाम स्कीमें लानी पड़ेंगी, धन खर्च करना पड़ेगा। तो एक तरफ से जो ये राजकोषीय घाटा है वो तो बढ़ेगा ना। तो खैर इसको चुनौती से उभरने के लिए, मतलब चुनौती के रूप में उभर सकता है, तर्कसंगत व्याख्या करिए। तो कुछ डीपीएसपी को लागू करने के लिए राजकोषीय घाटा बढ़ता है, वो चुनौतियां आपको डिस्कस करनी है। खैर आपको बैलेंस लेकर चलना है, क्योंकि देखिए भारत में गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, ठीक ना, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। खैर निर्देशक तत्वों में किए गए उपबंधों को राज्य के द्वारा लागू किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तो निर्देशक तत्वों में जो भी उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, उसके द्वारा राज्य के द्वारा क्या कुछ उपबंध किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 48 पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित हो तो राज्य ने कानून बना दिया, ठीक ना, कि मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना दिया। शराबबंदी को आप लोग देख ही रहे हैं, मादक पदार्थों पर जो है प्रतिबंध को देख ही रहे हैं, ठीक ना। तो या फिर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान को देख ही रहे हैं, या फिर भू सुधार को आप देख ही रहे हैं। अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए सरकार ने जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार को जैसे कानूनों को लाया, या फिर 9वीं अनुसूची को क्रिएट किया। तो ये सब सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर निर्देशक तत्वों के नैतिक प्रवचन मात्र है। निर्देशक तत्व जो है नैतिक प्रवचन मात्र है, मालूम पड़ता है यह। इस कथन का समालोचनात्मक थोड़ा सा परीक्षण करना। देखिए बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लेकर, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों लेकर आपको चलना है कि नैतिक एक प्रवचन मालूम पड़ता है। नहीं भैया, नैतिक प्रवचन के साथ साथ मतलब कि राज्य ने इस पर कदम भी उठाए हैं और हमको एक प्रकार से सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी फायदा हुआ है। सो आप डिस्कस अच्छे से कर सकते हैं इसको। निर्देशक तत्वों के अधिकांश अंश मूल अधिकारों से अंतर संबंधित मालूम पड़ते हैं, चर्चा कीजिए। वाह अनुच्छेद जब आप 39 बी और सी डिस्कस करेंगे, और बी और सी में कहा जाता है भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना हो, तो आप जब अनुच्छेद 14 और 15 और 19 पढ़ेंगे, कहा जाता है कि इनको अगर लागू करने के लिए इसका उल्लंघन भी करना पड़े ना, तो कर देना चाहिए राज्य को, ठीक है ना। फिर आप अनुच्छेद, जहां एक प्रकार डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 पढ़ते हैं शिक्षा के लिए, वहीं मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 का पढ़ते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है ना।
ऐसी सारी चीजें समानता के अधिकार में यहाँ पे भी मतलब कि जो है समान कार्य के लिए समान वेतन दिखाई पड़ता है और यहाँ पर भी जो है समानता का अधिकार दिखाई पड़ता है। संरक्षण यहाँ पर भी दिया जाता है और संरक्षण यहाँ पर भी जो है अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से दिया जाता है। तो खैर ये सब सारी चीजें आप जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके डिस्कस कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये मेंस का क्वेश्चन डिस्कस किया। मेंस का क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया भैया, ये संक्षिप्त बताया है, ठीक ना। कभी डिस्कशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन की भूमिका क्या हो सकती है, विषय वस्तु क्या हो सकती है, निष्कर्ष क्या हो सकता है। ये तो हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में डिस्कस किया। खैर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, संविधान के भाग 4 में इसका जो है निर्देश दिया गया है। यह जो है मूल तत्व जो है यह सामाजिक और आर्थिक जन कल्याण पर आधारित है। इन्हें राज्य के द्वारा नीति निर्माण के समय ध्यान में रखकर जन कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके, ऐसा निर्देश जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं। हालांकि इनकी जो प्रकृति है ना वह अवाद्य हो गया, मतलब कि राज्य की ये जो प्रकृति है निर्देशों की यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगी, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगी, लागू नहीं होगी। निर्देशक तत्वों में हमें समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी तत्व का स्वरूप भी दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से अंतर संबंधित मालूम पड़ते हैं। तो ये आपका एक संक्षिप्त जानकारी हो गई कि निर्देशक तत्व आखिर क्या है। निर्देशक तत्वों का अपना उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है आर्थिक समानता, मतलब कि भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, संकेंद्रण ना हो, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो, या फिर जो है स्वास्थ्य स्तर बेहतर हो, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, महिला सशक्तिकरण, कुटीर उद्योगों की स्थापना, ठीक ना, प्रशासनिक स्थानीय प्रशासन, या फिर शिक्षा एवं समान नागरिक संहिता। ये सब सारी चीजें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अपना एक उद्देश्य होता है। मेंस की आंसर राइटिंग अगर आप करेंगे, अगर क्वेश्चन आया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए, सो आप ये पॉइंट सारे ड्राफ्टिंग के माध्यम से डाल सकते हैं। फिर परिणामता यह निकलता है कि एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की इससे स्थापना होती है और सामाजिक क्रांति के लिए कहीं कहीं ये जो है नीति निर्देशक तत्व काफी अच्छा परिणाम देता है, ठीक ना भैया। तो इसकी प्रकृति क्या है, प्रकृति मतलब कि इसका नेचर क्या है, तो अनुच्छेद 36 में, अनुच्छेद 37 में, देखिए 36 एक अनुच्छेद हम बोल गए हैं, नहीं लिखे हैं, लेकिन 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 36 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 36 में राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा थी। अनुच्छेद 12 में क्या थी, तो अनुच्छेद 12 में कहा गया था कि राज्य का आशय सीधा सा है उन सारी संस्थाओं से जो सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, तो वो राज्य होंगे। खैर 37 क्या है, 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों में जो उल्लेखित प्रावधान है यह न्यायालय में या न्यायपालिका बाध्यकारी रूप से इसको लागू नहीं करा सकती, ठीक है ना, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात इसे लागू करने के लिए कोई न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसकी। यह ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत होता है, ना तो यह शक्ति को छीन सकता है, यह महज एक नैतिक निर्देश के भांति राज्यों के लिए दिया जाता है या राज्यों के लिए है। यह वैधानिक नहीं अपितु आदर्शों का एक समुच्चय है। कितना अच्छा इंपॉर्टेंट है, कितना अच्छा सेंटेंस है। अवाद्य योग्य मतलब कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। तो ये आपका जो है एक नेचर था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। कल्याणकारी राज्य मतलब कि जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे साकार होगी, तो ये सार्वजनिक उद्योगों को स्थापित करें, चिकित्सा, पोषण, शिक्षा, भौतिक संसाधनों का संवितरण, संकेंद्रण ना होने पाए, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। चूंकि अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य के कल्याणकारी होने पर बल देगा और राज्य आय और अवसर की समानता सुनिश्चित करेगा। ये जो है राज्य के कल्याणकारी एक तथ्य की जो है अनुच्छेद 38 के माध्यम से हमको रूपरेखा दिखाई पड़ती है, स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो राज्य का जो कल्याणकारी राज्य को हासिल करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, देखिए अभी मैं आपको बताया कि मतलब कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन करे तो आप ले लिख सकते हैं, या फिर कल्याणकारी राज्य को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए गए तो आप मेंस में ये क्वेश्चन आंसर में डाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन को आप अच्छे से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। पहला कि मतलब अनुच्छेद 39 बी और सी में कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए, राज्य का यह कर्तव्य हो। तो जमींदारी उन्मूलन लाया गया और भू सुधार लाया गया, उसके माध्यम से जमीनें को हकबंदी, चकबंदी का नाम आपने सुना होगा ना, ये भू सुधार करके जो है कहीं कहीं छोटे छोटे भागों में जिनके पास खेतियां नहीं थी, जमीनें नहीं थी, उनको दे दिया गया। तो एक प्रकार से जमींदारी उन्मूलन और भौतिक सुधार हुआ, भू सुधार हुआ, ठीक ना। समान कार्य के लिए समान वेतन, इस पर कानून।
पेंशन का प्रावधान किया गया, विधवा और जो एक वृद्धा, इनके लिए पेंशन का प्रावधान। प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 2009 लाया गया, शिक्षा एक मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 का के माध्यम से बनाया गया। या फिर आरक्षण महिलाओं, SC ST OBC EWS के लिए प्रावधान किया गया। आयुष्मान भारत योजना जो स्वास्थ्य पर फोकस किया जा सके, अनुच्छेद आपका 47 जो पोषण न्यूट्रिशन, इस पर जो है। शराबबंदी, मादक पदार्थों पर उच्च कर का आरोपण, ये भी हमको कहीं न कहीं राज्य के द्वारा एक प्रयास दिखाई पड़ता है। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण के पश्चात आर्थिक विकास के साधनों तथा संसाधनों या साधनों तथा रणनीति को परिवर्तित करके कहीं न कहीं जो है हमको रोजगार दिया गया, या फिर जो है तमाम प्रकार की सुविधाएं दी गई। तो ये भी राज्य के द्वारा कहीं न कहीं कल्याणकारी प्रयास दिखाई पड़ता है। ठीक ना भैया? तो खैर, राज्य के निर्देशक तत्वों को अगर हम वर्गीकरण करें कि तो तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला गांधीवादी तत्व, दूसरा समाजवादी तत्व और तीसरा उदारवादी तत्व। गांधीवादी में अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 ये ले सकते हैं। फिर समाजवादी में हम अनुच्छेद 38 ले सकते हैं, 39 का ले सकते हैं, 41 ले सकते हैं, 43 का, 47। देखिए 47 यहाँ पे भी है, 47 यहाँ पे भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। 47 में कुछ ऐसे पार्ट हैं जो गांधीवादी तत्वों को जो है डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं जो समाजवादी तत्वों को डिनोट करते हैं। फिर उदारवादी तत्वों में हम अनुच्छेद 44 लेंगे, 45 लेंगे, 48 लेंगे, 48 का लेंगे, फिर 50, 51 ये सब सारे अनुच्छेदों को हम लोग लेंगे। तो सवाल है कि गांधीवादी तत्व क्या है। मैं आपको बताते चलूं कि संविधान जब निर्माण हो रहा था तो गांधी उसमें समय प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं थे, गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन गांधी के जो अमूल्य विचार है ना, वह भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में हमको दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक ना भैया? जैसे अनुच्छेद 40 क्या है? पंचायती राज्यों का गठन या पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन, स्थानीय प्रशासन। गांधी की एक मंशा थी कि अगर ग्राम पंचायतों का गठन होगा तो जो एक शासन का विकेंद्रीकरण होगा, तो शासन के विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो आसानी से हो सकेगा। गांधी का मानना था कि भारत का विकास गांव के विकास पर निर्भर करता है और गांव का विकास तभी हो सकेगा जब ग्राम पंचायतों का गठन होगा। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऐसा प्रावधान किया गया है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कुटीर उद्योगों की स्थापना, कुटीर उद्योगों की जब स्थापना करने का प्रावधान, देखिए जब गांधी थे तो गांधी का मानना था कि भैया इतने समय चूंकि जनसंख्या हमारी जो है वह अशिक्षित है, ठीक है ना, अकुशल जनसंख्या है, मतलब कि पूरी तरह जागरूक नहीं है, तो एक बड़े उद्योगों, मशीनीकरण के उद्योगों के लिए कहीं न कहीं शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या जागरूकता, कुशलता, इसकी आवश्यकता होती है। अभी हमारी जनसंख्या ऐसी नहीं है, हमारी जनता ऐसी नहीं है। सो हमारी जनता जो है वह अशिक्षित है, तकनीकी शिक्षा नहीं है, तो ऐसे में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना ही उनके लिए उचित होगा। सो गांधी ने इस पर बल दिया, ठीक है ना। अच्छा, गांधी की एक मंशा थी कि इससे कहीं न कहीं इन्वायरमेंट जो होता है वह अनुकूल, मतलब कि इको फ्रेंडली ये होता है कुटीर उद्योग, सो स्थापना करना ज्यादा बेहतर होगा। तो अनुच्छेद 43 के माध्यम से ये आप जान सकते हैं। फिर अनुच्छेद 46 कहता है कि जो अनुसूचित जातियां, जनजातियां, अन्य दुर्बल वर्ग हैं, उनको शिक्षा या आर्थिक हितों की अभिवृद्धि करना तथा उनके सामाजिक अन्याय तथा शोषण से उनकी सुरक्षा करना, ये जो है गांधी का मानना था। अनुच्छेद 46 गांधीवादी अवधारणा। फिर अनुच्छेद 47 मानना था कि गांधी का कि जो मादक पदार्थ हैं या नशीली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, शराबबंदी वगैरह जो भी है। देखिए बिहार सरकार ने कदम भी उठाया ना इस पर कि शराबबंदी, नीतीश कुमार ने। खैर, अनुच्छेद 48 क्या है कि गायों, बछड़ों या अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध या पशुओं की नस्ल में सुधार करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। यह भी गांधीवादी अवधारणा। गांधी मानते थे कि जो गाय हैं, बछड़े हैं, दुधारू पशु हैं, उनको नहीं मारना चाहिए, ठीक ना। खैर, इस पर कुछ राज्यों ने कानून भी बनाया है, जैसे कि अभी झारखंड ने कानून बनाया, जैसे अभी राजस्थान ने कानून बनाया था, हरियाणा ने कानून बनाया था, ऐसा कुछ राज्यों ने कानून बनाया था। फिर एक नोट है, नोट का जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 43B क्या है? 43B, तो 43B कहता है कि 97वां संविधान संशोधन 2011 किया गया और सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, मतलब कि सहकारी समितियों के माध्यम से, ऐसा अनुच्छेद 43B में प्रावधान किया गया। ठीक ना भैया? तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। समाजवादी तत्व क्या है? तो भारत के संविधान में लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर जो है झुकाव रखता है। भारत का जो संविधान है लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुकाव रखता है। समाजवाद का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है। संविधान में निहित राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह लोक कल्याणकारी राज्य की ओर इशारा करता है। इस प्रकार अनुच्छेद जो 38 है यह कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति का प्रयास करेगा।
और समाज में व्याप्त आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। ये आपका आर्टिकल 38 है। ठीक ना भैया। 39 क्या है? तो राज्य मतलब कि कुछ चीजों के अनुसरण तथा नीति निर्देशक तत्वों के संचालन के लिए कुछ प्रयास सुनिश्चित करेगा। क्या? पहला देखिए, अनुच्छेद 39 में कई पार्ट हैं, ठीक ना, तो इन पार्टों को अच्छे से हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 39 का ए क्या कहता है? ए, ये देखिए स्मॉल में ए है, कैपिटल में ए आएगा तो संशोधन हो जाएगा, ठीक ना। स्मॉल में सारी चीजें हैं, तो स्मॉल में अनुच्छेद 39 का ए कहता है कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ए कहता है। बी क्या कहता है? भौतिक संसाधनों का संवितरण, बार बार मैंने बताया। सी क्या कहता है? कि धन का संकेंद्रण या उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण ना होने पाए। डी ए काफी इंपॉर्टेंट है, डी भी कि मतलब कि समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब महिला हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ई क्या कहता है? कि कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति के लिए जो है राज्य प्रयास करेगा और बालकों का जो बलाश्रम है इसे संरक्षण प्रदान करेगा। यह क्या कहता है? कि बालकों को स्वास्थ्य के विकास का अवसर प्रदान करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। ए 39 आपका हो गया। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया था। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। 39A क्या कहता है? राज्य समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। अरे भैया, जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, कैसे जो है न्यायालय की बातों को समझ सकेगा? तो उसके लिए एक वकील की सुविधा राज्य का यह कर्तव्य होगा कि करवाएगा। सारे मामलों की देखरेख राज्य का जो वकील होगा, ठीक है ना, न्यायालय का, वो करेगा, सरकारी वकील। ठीक है भैया। तो यही कह रहा है कि गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना यह राज्य का कर्तव्य होगा। खैर, इतना सारा हुआ। अनुच्छेद 41 क्या है? कि खान पान, शिक्षा और कुछ विशेष दशाओं में जो विधवा हैं, दिव्यांग है, बूढ़े व्यक्ति हैं, इनको लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा, यह राज्य उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 41। 42 क्या है? प्रसूति सहायता, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 43 क्या है? कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करवाना, यह अनुच्छेद 43 है। ठीक ना भैया। देखिए 43 से गांधीवादी अवधारणा को लिए हुए है, मतलब कि जो कुटीर उद्योग थे, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक 43A जोड़ा गया और क्या कहा गया? कि राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की जो भूमिका है वह सुनिश्चित करेगा, यह कदम उठाएगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार और लोक स्वास्थ्य में सुधार करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो एक एक करके आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक ना भैया। उदारवादी तत्व क्या है? उदारवादी में अनुच्छेद 44, ये देखिए समान नागरिक संहिता, इसको हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, मेंस का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। हम जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 45 कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 जब लाया गया तो इसके नेचर में हल्का सा चेंजिंग की गई और कहा गया कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, बचपन की देखभाल को छोड़कर उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया और अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया? राज्य का यह कर्तव्य होगा कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा, यह राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए ये सब सारे पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, चूंकि मेंस में और प्री में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 49 क्या है? कि राष्ट्रीय महत्व के वाले जो स्मारक हैं, कला हैं, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 50 क्या है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, भैया शक्तियों का पृथक्करण, ऐसा कुछ जो है यहां पर भी दिखाई हमको पड़ता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना तथा संधि एवं समझौतों का आदर करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। जैसे मान लीजिए कि भारत ने अमेरिका के साथ कोई समझौता किया तो राज्य को उसका आदर और सम्मान करना चाहिए, ठीक है भैया। तो खैर, कुछ निर्देशक तत्व ऐसे भी हैं जो भाग 4 में नहीं है, लेकिन फिर भी निर्देशक तत्वों का जो है एक स्वरूप लिए हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 50A, फिर 51, अनुच्छेद 351, फिर 335, 350A क्या है? प्रत्येक राज्य और राज्य के अंदर जो स्थानीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त या शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करे, यह जो स्थानीय प्राधिकारी हैं उनका कर्तव्य होगा। तो कहीं न कहीं एक निर्देश दिया जा रहा है, संघ का यह कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 351, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे एवं उसका विकास करे, जिससे कि वह भारत की सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की अभिवृद्धि का माध्यम बन सके। ये अनुच्छेद 351 में कहा गया है। 335 में क्या है कि संघ और राज्यों के क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों से संबंधित नियुक्तियों के करने में SC/ST के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। मतलब कुल मिलाजुलाकर अगर आरक्षण प्रदान किया जाता है तो इससे कहीं जो एक कुशलता है, एफिशिएंसी है किसी भी डिपार्टमेंट की, वो प्रभावित ना हो, ऐसा जो है कुछ आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है ना। तो निर्देशक तत्वों को लागू करना किन माध्यम से लागू किया गया, तो आप देखेंगे भू सुधार के माध्यम से लागू किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से हम जब अनुच्छेद 48A को लागू करते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया अनुच्छेद जो है 43A के माध्यम से, ठीक ना, कि कहा गया कि मतलब कि जो है कर्मकारों की भूमिका को सुनिश्चित करेगा। पेंशन खाद्य वितरण प्रणाली अनुच्छेद 41 के माध्यम से दिखाई पड़ता है। शराबबंदी अनुच्छेद 47 जो है, आयुष्मान भारत योजना चिकित्सीय प्रबंधन अनुच्छेद 42 और 47 के को जो लागू करना दिखाई पड़ता है। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया जाना, यह भी है। ठीक है ना। फिर राज्य शिक्षा को एक मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया अनुच्छेद 21 का के तहत, अनुच्छेद 45 से रिलेट करता है। तो ये हमको जो है निर्देशक तत्वों को लागू करना, ये हमको स्वरूप दिखाई पड़ता है राज्य के द्वारा। फिर क्या है, ये तो खैर हम पढ़ लिए, सॉरी। निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों में क्या संबंध है, तो मूल अधिकार एक वाद्य योग्य होता है, यह अवाद्य योग्य होता है। ठीक है ना। यह लक्ष्य इनका राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है और इनका जो लक्ष्य होता है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। यह नकारात्मक है, मतलब राज्य पर प्रतिबंध लगाते हैं, और यह सकारात्मक है, निर्देश दिए जाते हैं। मूल अधिकार पर संविधान में प्रतिबंध का प्रावधान है, जबकि निर्देशक तत्वों में प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। यह एक दूसरे से अंतर संबंधित भी हैं। यह व्यक्तिगत स्तर पर इस पर लाभ मिल सकता है या सामूहिक स्तर पर लाभ मिल सकता है। संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, संविधान संशोधन इसमें भी जरूरत पड़ती है। ठीक ना। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल हम लोग समान नागरिक संहिता, ठीक ना, अनुच्छेद 44 पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।